हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दिनांक 3 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने से पहले आज का जो कोटेशन है उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। कोटेशन जो है वो थॉमस जेफरसन का है। अच्छे थिंकर है थॉमस जेफरसन। उनका कोटेशन है कि अगर मुझे सरकार और अखबार में से कोई एक चुनना हो तो मैं अखबार को चुनूंगा। देखिए, इसके पीछे इनकी लोकतांत्रिक थॉट को दिखाता है। आपको पता है, अखबार यानी कि प्रेस, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट पिलर है, एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है डेमोक्रेसी का, हमारा मीडिया। इस वजह से ये जो थिंकर है ये बात को तरजीह देते हैं कि मैं सरकार के ऊपर अगर वरीयता देनी पड़ी तो किसको दूंगा? अखबार को दूंगा, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दूंगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो राइट्स है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता है, वो किसी भी सरकार से बढ़ के है। लोकतंत्र की आत्मा है अपनी बात कहना, और अपनी बात कहने का एक अच्छा माध्यम जो है वो अखबार है। तो इस तरह की जो बात है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नोट करने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट आपके समझने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आपका जो पेपर है आरएएस मेंस में एथिक्स का, आरएएस मेंस में एथिक्स का एक पेपर है। एथिक्स को बोला जाता है नीति शास्त्र, यानी कि नैतिकता के नियम, क्या सही है वो किया जाना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या सिविल सर्विस के रूल और वैल्यूज कहती है उसके हिसाब से कंडक्ट करना। ये सारी चीजें जो है एथिक्स के अंडर में आती है, और लगभग 60 मार्क्स का ये जो है आपका पेपर है। मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में इसका कोई रोल नहीं है। तो वहां पे आपसे इस तरह की केस स्टडीज डिस्कस की जाती है। केस स्टडी का मतलब हो गया कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आप जो है फलानी जो उपखंड है उस उपखंड के एसडीएम है, आपके सामने इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपने निर्णय किस प्रकार लेंगे? या आपसे यूं बोला जाता है कि आपको क्या वाकई में सिविल सर्विस इस तरह का जो है सामर्थ्य और क्षमता देती है जिससे कि आप वाकई में जमीनी स्तर पे बदलाव ला सकते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर में अगर आप जनरल बात करेंगे कि जी सर मैं कर दूंगा, या मेरे ऐसे थॉट्स है, विचार है, तो आपकी बात उतने पुख्ता तरीके से नहीं रखी जाएगी। इसके बजाय जब ये आप बात करते हैं कि पहले भी ऐसा किया जा चुका है, यानी कि किसी सिविल सेवक ने पहले भी इस तरह का कार्य करके दिखाया है, तो आपकी बात में वजन आता है। और उसी प्रकार का एक कार्य जो है महाराष्ट्र में हुआ है। क्या हुआ है? पूना का एक जगह है मान खटाव सेक्टर, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी एक समय पे, और लोग वहां से पलायन कर रहे थे। जो हमने कुछ दिन पहले हिवरे बाजार की बात करी थी, पोपट राव जो वहां के सरपंच थे, उसी तरह का ये एग्जाम्पल है। लेकिन पोपट राव जो है वो एक सिविल सेवक नहीं थे, एक सरपंच थे, जबकि यहाँ जो कार्य करके दिखाया है वो एक सिविल सेवक ने किया है। और कमाल की बात यह है कि वो आयकर में आयुक्त थे, यानी कि कोई आईएएस या एसडीएम नहीं थे वहां पे, आयकर विभाग के आयुक्त थे। लेकिन पर्यावरण के लिए, लोगों के जल संकट के लिए उन्होंने कितना शानदार काम किया उसकी एक मिसाल है। लोग पलायन कर रहे थे, फसल की बर्बादी जो है आम बात थी क्योंकि पानी की कमी थी। आयुक्त डॉक्टर नितिन वाघमोड़े, नाम आप याद रखेंगे, नितिन वाघमोड़े, इन्होंने 2014 में जल संरक्षण का एक अभियान शुरू किया, और आसपास के बहुत बड़े एरिया में एक प्रभावी जो है इम्पैक्ट ये लोग लेके आए। किसान दो से तीन फसलें लेने लगे, भूजल का जो स्तर है वो भी ऊपर आया, और बाकी तमाम जो जल संरक्षण की विधियां और तकनीकें हो सकती है वो इन्होंने यूज की। और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने इनको वाटर वॉरियर जो सम्मान है उससे सम्मानित भी किया। इस आर्टिकल में आपके लिए एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी केस स्टडी की बात हो मुख्य परीक्षा में, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पुणे के मान खटाव सेक्टर के जो आयुक्त है डॉक्टर वाघमोड़े वाघमोड़े, इन्होंने 2014 में जल संरक्षण अभियान शुरू किया और एक शानदार काम किया जिससे 60 गांवों के 80,000 लोगों को सीधा लाभ मिला, और उन गांवों में पलायन रुक गया। इतनी सी बात आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो भी मुख्य परीक्षा के हिसाब से। प्रारंभिक परीक्षा या छोटे एग्जाम के हिसाब से ये न्यूज उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक पॉइंट मिल जाता है मुख्य परीक्षा में अपने आंसर को अच्छे से वैलिडेट करने, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? चलिए, अब देखिए मानसून आने वाला है, और भारत की जो पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था है वो मानसून पे निर्भर है। इसको मानसून का जुआ भी बोला जाता है। तो एक फैक्टर की बहुत ज्यादा बात हो रही है जिसका नाम है अल नीनो। आपने भी अखबार में हाल ही में काफी सुर्खियों में पढ़ा होगा। तो आज जानते हैं अल नीनो बेसिकली होता क्या है, और इसका भारतीय मानसून पे, भारतीय जलवायु पे इसका क्या प्रभाव
पड़ता है। साथ ही अल नीनो के साथ बाकी जो तमाम तरह की जो अवधारणाएं जुड़ी हुई है, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी बोला जाता है, इसका क्या रोल है, ये सारी बातें हम बहुत बेसिक से धीरे धीरे समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, आप अब विश्व के मानचित्र को अपने ध्यान में रखना है। अगर आपके सामने खुला हुआ है तो आप उसको खोल लें। ठीक है, सामान्य स्थिति में क्या होता है, सामान्य स्थिति में हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। देखिए, इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार बहती है। ये आप इसको इमेजिन करें, ये दक्षिण अमेरिका का तट है। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी तट है। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरू तट। क्या बोला जाता है? पेरू तट। ठीक है, और इधर आपका कहीं, मान लीजिए इतनी दूरी पे, ये आपका कहीं इंडिया है, ये आपका हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, दो सिचुएशन होगी, यहाँ कहीं नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है कहीं, ठीक है, ये आपका हो गया क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आप इन सब चीजों को मैप में देखते जाइए। सामान्य स्थिति की बात करते हैं तो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए ये जो है पूर्वी भाग है, और ये आपका जो है क्या है? पश्चिमी भाग। यानी कि इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो भारत जो है, हिंद महासागर का जो सेक्टर है वो पश्चिमी भाग है। तो हवाएं जो है सामान्य स्थिति में कैसे बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए दोबारा समझाता हूं, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। इस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पेरू तट है। ठीक है, इधर जो है इंडिया है, नीचे हिंद महासागर है। सामान्य स्थिति में जो हवाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। क्यों बहती है? इसका रीजन है, हवाएं बहने का आपको एक जो थंब रूल है वो याद रखना है। क्या रखना है? उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। उच्च वायुदाब से हवाएं किस तरफ बहती है? निम्न वायुदाब की तरफ। ठीक है, उच्च वायुदाब यानी कि जहां ठंडा होगा वहां पे हवाएं भारी होगी, वायुदाब उच्च होगा। जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां पे हवाएं पतली होगी और वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पूर्वी भाग से हवाएं पश्चिम की तरफ बहती है, और ये हवाएं अपने साथ जलवाष्प लेके आती है और भारतीय मानसून में सकारात्मक जो है प्रभाव डालती है। ये तो होगी क्या? सामान्य स्थिति। लेकिन जब अल नीनो होता है, अल नीनो होने पे ये हवाएं कमजोर हो जाती है। रीजन क्या है कमजोर होने का? कमजोर होने का रीजन है कि ये पूर्वी जो तट है, पेरू तट, ये ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। 1 से 2 डिग्री जब गर्म हो जाता है तो ये हवाएं इस तरह से नहीं बहती, या बहती भी है तो इनकी प्रकृति जो है, इनका बहाव जो है वो उतना तेज नहीं होता कि जलवाष्प को यहां से हिंद महासागर तक लेके जाए, और गर्म पानी जो है पूर्व की तरफ लौटने लगता है। यानी कि ये जो गर्म पानी है ये हवाओं के साथ आना तो चाहिए इधर, लेकिन ये क्या करता है? ये इधर की तरफ लौटने लगता है, और इससे यहाँ की जो गर्मी है इसको और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, पेरू तट के पास समुद्र जो है सामान्य से गर्म हो जाता है, यानी कि होना चाहिए ठंडा, हो जाता है गर्म, और भारतीय मानसून जो है कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि यहाँ से जो हवाएं भारत की तरफ आनी थी जलवाष्प लेके, वो हवाएं कमजोर पड़ जाती है। ये अपेक्षाकृत जो ठंडा होना चाहिए वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, और इस सिचुएशन को बोला जाता है अल नीनो। याद रखेंगे, अल नीनो। ठीक है, आगे प्रशांत महासागर में होने वाली एक हलचल है जो मौसम को प्रभावित करती है। मुख्य जो बात है, आपको जो मजबूती से जो बात याद रखनी है वो यही है, ये जो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है जिसको बोला जाता है पेरू तट, यानी कि दक्षिण अमेरिका का तो पश्चिमी भाग हो गया। ठीक है, ये जो है होना चाहिए ठंडा, अपेक्षाकृत हो जाता है गर्म, जिसकी वजह से जो हवाएं पूर्वी तट से पश्चिम की तरफ बहनी चाहिए वो हवाएं कमजोर हो जाती है। वो अब जिस तरह की जलवाष्प अपने साथ लेके धारण करके आनी चाहिए वो नहीं ला पाती, और ये जो गर्म पानी है ये पूर्व की तरफ जाने लगता है, जिससे कि भारत में जो मानसून है वो कमजोर हो जाता है। या आपको अल नीनो की जो प्रक्रिया है ये समझ में आ गई होगी। और अभी क्या हो रहा है, इसके होने की जो संभावना है वो बढ़ चुकी है, यानी कि भारत में सूखे का जो संकट है वो हो सकता है आए। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। अब देखिए, अल नीनो तो अपना हो गया, लेकिन उसके जो रक्षक है, यानी कि इससे बचाने वाले भी कुछ फिनोमिना है, कुछ जलवायु कारक है जो हमें अल नीनो से बचाएंगे। और इस साल में अल नीनो का आना तो लगभग सुनिश्चित है, यानी कि जो पेरू तट है वो अपेक्षाकृत गर्म होना शुरू हो गया है, जिससे जो नेचुरल चीज जिस तरह से आनी चाहिए थी बारिश,
जलवाष्प वो नहीं आएगी जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो क्षेत्र है वो प्रभावित होने निश्चित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, इसको अपन समझेंगे अच्छे से। इसमें क्या होता है, अगर सकारात्मक है स्थिति तो पश्चिम में गर्म रहेगा, पूर्व में ठंडा रहेगा। देखिए, अब आप समझिए सिर्फ भारत को, ये आपका इंडिया मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिमी हिंद महासागर और ये हो गया पूर्वी हिंद महासागर। अगर सामान्य स्थिति है, अगर इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक है तो क्या होगा, पूर्व में होगा ठंडा और पश्चिम में होगा गर्म। जब ऐसा होगा तो यहां से हवाएं इधर की तरफ बहेगी। आपको याद है उच्च दाब से हवाएं कहां बहती है, निम्न दाब की तरफ, और निम्न दाब कहां पे होगा, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी। उच्च दाब कहां पे होगा, जहां पे गर्मी कम होगी, यानी कि जल ठंडा होगा। इधर आएगा, इधर से ये हवाएं जो है यहाँ ऊपर की तरफ भारत में प्रवेश कर जाएगी। तो जो प्रभाव अल नीनो की वजह से पड़ने वाला था, अगर ये इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है, यानी कि मान लीजिए दक्षिण अमेरिका का पेरू तट तो गर्म हो गया, इसकी वजह से मानसून कमजोर आना है, लेकिन हिंद महासागर जो है, पूर्वी हिंद महासागर अगर ठंडा रहा, पश्चिमी हिंद महासागर अगर गर्म रहा, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से आने वाली पवनें जो है भारत में बारिश कर देगी, वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई यहां से हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अल नीनो रहता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में सूखे की जो है संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दक्षिण अमेरिका में बाढ़ की ये एक अलग फिनोमिना है, उसको अपन बाद में कभी समझेंगे, ठीक है। एक MJO और है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अगर रहता है तो अच्छी बारिश होती है, सक्रिय MJO अगर रहेगा तो झमाझम बारिश होगी। यानी कि ये दो पॉजिटिव फैक्टर है, अगर ये पॉजिटिव रहते हैं तो अल नीनो का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा, और जो नुकसान भारत में हो सकता है कम वर्षा की वजह से, वो नुकसान बच जाएगा। इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक को आपने समझ लिया कि इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक तभी रहेगा जब पूर्वी हिंद महासागर ठंडा रहेगा, पश्चिमी हिंद महासागर गर्म रहेगा, जिससे हवाएं जो है पूर्व से पश्चिमी की तरफ बहेगी और भारत में अच्छी वर्षा हो जाएगी। दिक्कत क्या हुई है कि WMO जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, भारत के मौसम विज्ञान संगठन ने तो पहले ही बोल दिया कि अल नीनो जो है रहने वाला है, लेकिन विश्व मौसम संगठन ने भी अभी बोल दिया कि 80% से 90% तक संभावना है कि अल नीनो इस बार रहे और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक और सेगमेंट है जिसको बोला जाता है गोडजिला अल नीनो। ये कुछ भी नहीं है, अल नीनो ही है, गोडजिला कोई अलग से अवधारणा नहीं है। अगर अल नीनो और ज्यादा खतरनाक हो जाए, यानी जैसे 1 डिग्री गर्म हो दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी पश्चिमी तट है, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री गर्म हो जाए, तो ये जो है खतरनाक रूप ले लेता है, जिसको बोला जाता है गोडजिला अल नीनो। यानी है अल नीनो ही, लेकिन अगर इसकी भयावहता बढ़ जाती है, इसकी सक्रियता बढ़ जाती है, तो उसको गोडजिलो अल नीनो बोला जाता है। और इस बार जो है गोड नीलो अल नीनो की जो संभावना है वो भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें प्रशांत महासागर का जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है, और इससे जो तीव्रता है वो एक्सट्रीम चरम पे पहुंच जाती है, और मौसमी जो घटनाएं जैसे तेज बारिश होना, बिल्कुल सूखा हो जाना, ये जो है बढ़ जाती है। और ये जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी आपको पता है बढ़ रहा है। जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी, गोडजिला अल नीनो और जलवायु परिवर्तन, तो फिर जो है खतरनाक सिचुएशन भारत के लिए बन जाएगी। यानी कि हो सकता है मैक्सिमम एरियाज में बिल्कुल बारिश ना हो, और जहां बारिश हो वहां इतनी ज्यादा हो जाए कम टाइम में कि बाढ़ की स्थिति बन जाए। WMO की चेतावनी जो है, विश्व जो विज्ञान संगठन है, मौसम विज्ञान संगठन, उसकी चेतावनी तो हमने बात कर ही ली। आगे चलते हैं। अब भारत के रक्षक कौन है? 2, यानी कि अल नीनो तो बन रहा है, अब अल नीनो से बचाने वाले कौन है? एक तो है इंडियन ओशन डाइपोल, जिसके बारे में हमने बात करी, और दूसरा है MJO, जिसको बोला जाता है मेडेन जूलियन ओसिलेशन। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेडेन जूलियन ओसिलेशन। अगर ये 2 परिघटनाएं सकारात्मक होती है तो अल नीनो का जो नुकसान है उससे अपन बच सकते हैं। सबसे पहले तो इंडियन ओशन डाइपोल हमने समझ ही लिया था। ये क्या है? बेसिकली हिंद महासागर के तापमान में होने वाला बदलाव है। कैसे? पॉजिटिव क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर गर्म है, पूर्वी ठंडा है, जिसके बारे में हमने बात करी, तो भारत में अच्छी बारिश होगी। अगर अल नीनो रहता भी है, लेकिन अगर इंडियन डाइपोल, ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है तो अच्छी बारिश हो जाएगी, और अल नीनो का जो बुरा खतरा है इसको कमजोर कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। अब समझेंगे मेडन जूलियन ओसिलेशन क्या है। ये बादलों, यानी कि एक कंपोनेंट हो गया बादल, दूसरा हो गया बारिश, ठीक है, और तीसरा हो गया हवा। ये 3 कंपोनेंट मिलके एक विशाल चलता फिरता चक्कर बनता है,
और ये चक्र जब भूमध्य रेखा के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है तो 30 से 60 दिन का समय लगता है, और अगर इस समय भारत के ऊपर रहा तो भारत में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो देखिए अभी जो चेतावनी है उसमें दो जो है टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है, वो ये है कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल सकारात्मक रहता है, साथ ही अगर मेडन जूलियन ओसिलेशन होता है, तो फिर हम अल नीनो का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बच सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो है मानसून के इस बार कमजोर रहने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। इस मैप से आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी इंडियन ओशन डाइपोल की, इसमें जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है वो गर्म रहेगा, पूर्वी हिस्सा है जो ठंडा रहेगा, इससे भारत में अच्छी बारिश होगी और अल नीनो का प्रतिरोध करता है। वहीं एमजेओ जो हमने ऑसिलेशन समझा, इसमें भूमध्य रेखा पे हवा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, 30 से 60 दिन में एक चक्कर पूरा होता है और भारत के ऊपर से इस समय गुजरे तो सूखे की स्थिति में भी अच्छी बारिश यहाँ पे हो सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों फिनोमेना हो जाते हैं तो अल नीनो का जो नकारात्मक इफेक्ट भारत पे पड़ने वाला है उससे भारत बच सकता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। देखिए ये स्टैटिक का टॉपिक है, आपके प्रॉपर ज्योग्राफी जो मानसून वाला हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत ये आता है, लेकिन अभी न्यूज में था तो मैंने आपको पढ़ाने का एक प्रयास किया है। आप अच्छी कोशिश करेंगे, एक बार और रिबाउंड करके इस जो सेगमेंट है इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो अपन इसको कल डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटे एग्जाम के हिसाब से पूछी जा सकती है। भारत के 3 युवाओं को अर्थ प्राइज 2026 मिला है। इंपॉर्टेंट प्राइज है, वैश्विक स्तर का प्राइज है, अर्थ प्राइज 2026। किन किन लोगों को मिला है और क्या काम किया है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का विवान ठाउचारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, ये 3 लोग हैं जिनको वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार मिला है 2026 का। क्या किया इन्होंने, प्लास्टिक नामक एक अभिनव तकनीक विकसित की है। क्या किया, प्लास्टिक। अब आप समझेंगे, सबसे पहले आप एक बात समझिए, माइक्रो प्लास्टिक। देखिए माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है। देखिए ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान है या जो पॉलिथीन हम यूज करते हैं, इसके छोटे छोटे जो कण होते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। ये छोटे छोटे कण यानी कि बहुत छोटे माइक्रोन के होते हैं, हमें खुली आंखों से दिखते भी नहीं है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी के साथ बहते हैं, जल स्रोतों में मिल जाते हैं, ठीक है, किसी जमीन में मिल जाते हैं, इसके माध्यम से ये हमारे अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं, या सीधे मछलियां इनको निगल लेती है, मछलियों से ह्यूमन में पहुंच जाते हैं, यानी कि इनका पूरा का पूरा एक चेन बन जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक जो है मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर किसी भी जल संरचना में से, यानी कि एक तालाब है, वहां से माइक्रोप्लास्टिक हटानी है तो जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा महंगी है, जो रसायन यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत वहनीय नहीं है, यानी कि भारत उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इन्होंने जो भारतीय युवाओं ने जो नया आविष्कार किया है जिसका नाम है प्लास्टिक, नाम याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, प्लास्टिक। किन किन लोगों ने बनाया है, विवान छाउचारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता ने। इमली के बीजों का एक पाउडर बनाया है। ये पाउडर जो है माइक्रोप्लास्टिक वाले पानी में डालते हैं तो तुरंत इसको साफ करने में सक्षम है, और इसके लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। यानी कि जो हमारे जैसे गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए जो समस्या था माइक्रोप्लास्टिक, उसका समाधान ये तकनीक जो है प्रोवाइड करवाती है। माइक्रोप्लास्टिक एक समस्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली। तो इन 3 लोगों के नाम याद रखेंगे, पुरस्कार कौन सा मिला है वो भी याद रखेंगे। अर्थ प्राइज 2026 भारत के हैं विवान छाउचारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। ठीक है, टेक्निक भी हमने समझ ली, ऐसा कौन सा काम किया है की वजह से इतनी पहचान इनको मिली है और इतना बड़ा सम्मान इनको मिला है, ये बात भी अपन ध्यान में रखेंगे। एक और हमारे जो किसान भाई है उन्होंने भी शानदार काम किया है, नाम है वल्लुवन, नाम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वल्लुवन तमिलनाडु के हैं और इनको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी एक शाखा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो अवार्ड है वो हमारे किसान वल्लुवल को मिला है। अवार्ड का नाम है सोयल फार्मर हीरो, यानी कि मिट्टी बचाने वाला हीरो, अभिनेता। ये अवार्ड किसको मिला है, वल्लुवन को, जो कि तमिलनाडु के किसान है, भारतीय है। किसने दिया है, UN की संस्था FAO ने दिया है। क्या किया, 58 वर्ष के वल्लुवन को बहुत घाटा हो रहा था नारियल की खेती में, तो उसने एक समाधान सुझाया और 14 तरह की अलग अलग जो फसलें हैं वो उस खेत में बो दी। इससे इनको बहुत अच्छी पैदावार मिली और इनके इसी नवाचार की वजह से, बहुफसली जो खेती करी, इसकी वजह से ये जो पुरस्कार है सोयल फार्मर हीरो, ये इनको मिला है हमारे वल्लुवन भाई को। ठीक है,
उपलब्धियां क्या है? पानी की बचत हुई, आय में वृद्धि और मिट्टी में भी कार्बन की मात्रा इनको बढ़ी है, इसलिए यूएनएफएओ का सोयल फार्मर हीरो पुरस्कार इनको मिला है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप मेरे से पूछे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, राइट। आगे देखिए, म्यांमार के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भारत का दौरा किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्की सी आपके समझ के लिए आप देख लेंगे। राष्ट्रपति का नाम आप याद रखेंगे, यू मिन आंग हलिंग। यू मिन आंग हलिंग 2-3 बार आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 3 जून 2026 को भारत का दौरा, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मोदी जी के साथ में बैठक याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने वाली बात है, रुपया और क्यात में अब जो है द्विपक्षीय व्यापार करेंगे। रुपया जो है भारत की करेंसी है, क्यात जो है म्यांमार की करेंसी है। तो एक बात आपको याद होगी कि म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात है। और देखिए, डॉलर जो है उस पर दुनिया की निर्भरता अब दुनिया घटाने की कोशिश कर रही है। डॉलर जो है अमेरिकी करेंसी है और ये जो है बहुत ज्यादा, इसकी कीमत ज्यादा होती है। आप सुनते होंगे रोज अखबार में कि रुपए की कीमत गिर रही है डॉलर की तुलना में, तो डॉलर और महंगा होता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जब दो देश अपनी लोकल करेंसी में, अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करें तो दोनों देशों के लिए अच्छा है। ठीक है, इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। आगे, मेकोंग गंगा जो छात्रवृत्ति है वो भारत द्वारा दी जाती है म्यांमार के छात्रों को। पूछा जा सकता है, मेकोंग जो है उसको म्यांमार की गंगा बोला जाता है, इसलिए मेकोंग गंगा जो पुरस्कार का नाम रखा है। उसके अलावा कलादान एक परियोजना है जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड के लिए एक राजमार्ग जो है बनाया जा रहा है। कलादान परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे किससे संबंधित है। 3 देश है इसमें, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। इसके साथ ही हम कुछ और देशों के जो हमारी परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। देखिए, भारत और ईरान ने मिलकर इसको विकसित किया। हालांकि अभी बीच में थोड़ी समस्या आ गई थी इसमें कि जो प्रोजेक्ट जिस तरह से भारत और ईरान के बीच होने चाहिए थे नहीं हुए। क्या रीजन है? देखिए, एक ग्वादर बंदरगाह जो है विकसित किया जा रहा था पाकिस्तान में चाइना के द्वारा। इस ग्वादर बंदरगाह के तोड़ के लिए, इसको काउंटर करने के लिए भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार जो बंदरगाह है ईरान में विकसित किया। यानी कि मध्य एशिया में पहुंचने के लिए भारत के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। आपसे पूछा जा सकता है चाबहार परियोजना किन दो देशों के बीच में या कौन से देश में है। बेसिकली एक बंदरगाह है जहां पे भारत के जो जहाज है वो रुक सकते हैं, सामान वहां से आगे भेजा जा सकता है। आगे, बांग्लादेश और भारत के बीच में अखोरा अगरतला रेल लिंक है। अखोरा अगरतला की जहां भी बात होगी तो समझ जाना ये भारत और बांग्लादेश के बीच की परियोजना है। ये भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। त्रिपुरा भारत का अंग है, जहां का अगरतला जो उसकी राजधानी है और अखोरा जो है बांग्लादेश की एक जगह है। जल विद्युत परियोजना मंगदेछू जो है वो भूटान के साथ में, पुनात सांगछू, ये दोनों भी भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत परियोजना। देखिए, भूटान जो है एक सामान्य देश है जो भारत से घिरा हुआ है, भारत के बिल्कुल ऊपर सिर मुकुट की तरह है, तो उनकी जो जरूरतें हैं बिजली की वो सब भारत समझता है। और मंगदेछू और पुनात सांगछुंग जो परियोजना है जिनके माध्यम से वहां जल विद्युत बनाया जा रहा है। नेपाल के साथ में अरुण 3 जो है एक परियोजना चलाई जा रही है। जाफना सांस्कृतिक केंद्र एक बनाया जा रहा है भारत द्वारा, कहाँ पे? श्रीलंका में। देखिए, जाफना जो है प्रोविंस है श्रीलंका का, उसके नाम पे ही जो एक सांस्कृतिक केंद्र जो है बनाया जा रहा है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात होगी तो ये भारत और मालदीव के बीच में जो है चल रहा है। ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके बारे में मैच द फॉलोइंग या फिर सीधा पूछा जा सकता है। आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको याद रखना है और आपको नोट डाउन भी कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, हाँ, ये हो गया। उसके बाद में एक और है, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा। देखिए, इसको समझते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा आईमैक। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा। मध्य पूर्व का मतलब हो गया हमारे जो मिडिल ईस्ट के देश है जैसे बहरीन, यूएई, कतर। और यूरोप का मतलब हो गया पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और लास्ट में अमेरिका को भी आप यूरोपीय देशों में शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय देश तो नहीं है बेसिकली, लेकिन उसी ग्रुप का है और कनेक्टिविटी आगे यूरोप से आगे अमेरिका तक जाती है। ये एक महत्वाकांक्षी वैश्विक व्यापार मार्ग परियोजना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। देखिए, चीन ने एक परियोजना शुरू करी, OROB, वन रोड वन बेल्ट। एक प्राचीन रेशम मार्ग हुआ करता था। उस रेशम मार्ग की अवधारणा पर ये जो परियोजना है OROB, ये चीन द्वारा शुरू की गई। इसी परियोजना का एक भाग था जिसके तहत पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो विकसित किया चीन ने। इसी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के जवाब में भारत और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका ने मिलकर ये जो परियोजना है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसको प्लान किया कि ये हम बनाएंगे।
यानी कि इस परियोजना के तहत भारत का सामान मध्य एशिया के देशों में, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब में, वहां से यूरोप के देश फ्रांस और जर्मनी, इटली में, और वहां से अमेरिका तक सामान पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके। इससे रोड और रेल की जो कनेक्टिविटी है इस पूरे के पूरे कॉरिडोर में बढ़ाई जा सके। शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत है, यूएई है, सऊदी अरब है, यूरोपीय संघ है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और लास्ट में अमेरिका है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस प्रोजेक्ट ओआरओबी जो चीन का प्रोजेक्ट है जो बोलता है कि प्राचीन जो रेशम मार्ग है जहां से चीनी व्यापार करते थे उसको हम विकसित कर रहे हैं, उसके जवाब में जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है विकसित किया जा रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे है एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी कि एक समुद्री कानून है जो कि अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी मैक्सिमम देशों ने शामिल इसमें हुए हैं। 1982 में यह समझौता बना और लगभग सभी देश इस समझौते के जो है मेंबर है। क्या डिसाइड करता है? देखिए, समुद्र में पारगमन कैसे होगा, समुद्र में आवाजावी कैसे होगी, समुद्र में नियम कैसे होंगे, कौन से देश का अधिकार तंत्र कहाँ तक होगा, समुद्र में जो अगर एक दूसरे देशों के बीच में कोई विरोध होता है, व्यवधान होता है, कोई संघर्ष होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, ये पूरा का पूरा जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो अनक्लोज जिसको बोला जाता है उसके माध्यम से किया जाता है। यानी समुद्र में किसका कितना अधिकार होगा, समुद्री सीमाएं कैसे तय होगी, समुद्री विवाद कैसे सुलझाया जाएगा, ये तीनों जो प्रावधान है इस अनक्लोज के माध्यम से होंगे। अब देखते हैं कैसे। देखिए, ये भारत है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और भारत की ये समुद्री सीमा है, क्योंकि आप जानते हैं भारत के तीन ओर जो है पानी है, नीचे की तरफ, पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ भी, ठीक है। तो तट जो है, एक तो तट हो गया, ये जो है पूरा भारत का तट है, ये भारत का तट है। अब पहला जो नियम है वो क्या कहता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल यानी इस तट के पास में जो जल है उस जल पर भारत का संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी कि इस आंतरिक जल पे किसी और देश का कोई भी अधिकार नहीं है। पूर्ण संप्रभुता है भारत को कि इस जल को किस प्रकार प्रयोग करना है, इस जल में क्या गतिविधियां करनी है, किसी और देश से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है क्षेत्रीय समुद्र 12 नॉटिकल मील, इसको बोला जाता है रीजनल सी, यानी यहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 NM, ये जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स वाला, इसको बोला जाता है क्षेत्रीय समुद्र, यानी कि स्थानीय समुद्र है। जिस भी देश की सीमा के पास में जो समुद्र है उस सीमा से लेके 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उसको क्षेत्रीय समुद्र बोला जाता है। यहाँ भी पूर्ण संप्रभुता उस देश को है जिसकी सीमा लगती है, लेकिन कोई अन्य देश का जहाज चुपचाप शांति से अगर बिना विवाद के, बिना किसी गतिविधि के अगर निकलना चाहता है तो निकल सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जो संप्रभुता है वो उसी देश की है जिसकी तटीय सीमा समुद्र से लगती है। कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल समुद्र की दूरी मापने की एक इकाई है जिसमें इन चीजों को मापा जाता है। फिर बोला जाता है समीपवर्ती सेक्टर, यानी कि ये 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स प्लस 12 नॉटिकल माइल्स, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समीपवर्ती सेक्टर। यहाँ पे सीमा शुल्क, आवर्जन वगैरह जो है देश लगा सकता है, यानी कि भारत के संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं। तो भारत का एक तो हो गया आंतरिक जल जहां पे भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल वाला क्षेत्रीय जल जो भी संपूर्ण प्रभुसत्ता है, लेकिन कोई दूसरा जहाज, दूसरे देश का जहाज शांति से बिना व्यवधान के गुजर सकता है। उसके बाद जो है समीपवर्ती सेक्टर जो कि 12 नॉटिकल माइल और आगे, यानी कि टोटल हो गया 24 नॉटिकल माइल, वहां पे सीमा शुल्क और आवर्जन कानून जो है वो लगा सकता है स्थानीय देश जिसकी सीमा लगती है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी यहां से पूरा मिला के 200 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी आर्थिक और खनन गतिविधियां हैं, संसाधनों की खोज है, वो ये भारत देश कर सकता है। यानी कि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा इसी देश के अंडर में है जहां पे रिसर्च की गतिविधियां, खनन, कोयला, गैस, तेल के खनन के लिए जो भी ड्रिलिंग वगैरह, ये देश जो है जिसका समुद्र लगता है वो कर सकता है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो सी है उसको हाइट सी बोला जाता है, जहां पे दुनिया का कोई भी देश फ्रीली आराम से घूम सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ आता है, यहाँ अगर कोई अमेरिकी जहाज खड़ा है, चीनी जहाज खड़ा है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे अधिकार सेक्टर से बाहर आता है। यहाँ पे सबका अधिकार है। तो जो बेसिक बातें हैं वो आपने समझ ली। महाद्वीपीय सेल्फ जो है आपके लिए अभी मुश्किल होगा समझना, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो बेसिक बात है वो सारी हमने इसके माध्यम से समझ ली। कैसे समझी? देखिए, जिस भी देश की समुद्री सीमा लगती है, समुद्री सीमाओं के
निस्तारण के लिए, नियमन के लिए, विवादों के सुलझाने के लिए एक तंत्र है जिसका नाम है अनक्लोज। 1982 में स्थापित हुआ। भारत भी इसका सदस्य है, बाकी बहुत सारे देश, अधिकतम देश दुनिया के इसके सदस्य हैं। ये निर्धारित करता है कि जो आंतरिक जल है वो उसी देश का होगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक उसी देश की संप्रभुता के अंतर्गत आएगा, लेकिन कोई देश शांति से पारगमन कर सकता है। 12 से 24 जो है वो स्थानीय समीपवर्ती सेक्टर होगा, वहां पे सीमा शुल्क वगैरह देश लगा सकता है। वहां से 200 नॉटिकल माइल यानी कि तटीय रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होगा वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, जहां पे इस तरह की खनन, रिसर्च और संसाधनों की खोज की जो गतिविधियां हैं इस देश के साथ में की जा सकती है। और उसके बाद हाई सी बोला जाता है, उच्च सागर, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, जहां पे पूरी दुनिया का सामूहिक अधिकार है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सेम बात है, इसको आप दोबारा थोड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे जो है हमारी साइंस टेक से जुड़ी हुई हमारे रक्षा क्षेत्र का एक नया जो है इनोवेशन हुआ है। रुद्रम 2 मिसाइल जो है उसका परीक्षण कर दिया है डीआरडीओ ने और भारतीय वायुसेना ने मिलकर। देखिए मिसाइल अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे एक मिसाइल होती है सतह से सतह, दूसरी हो गई सतह से हवा, तीसरी हो गई हवा से सतह, चौथी हो गई हवा से हवा। यानी कि एक मिसाइल होगी सतह से सतह पे मार करने वाली, दूसरी मिसाइल होगी सतह से हवा में मार करने वाली, तीसरी होगी हवा से सतह पे मार करने वाली और चौथी होगी हवा से हवा में मार करने वाली। कैसे होती है? जैसे ये इंडिया का कोई पॉइंट है, ये पाकिस्तान का कोई पॉइंट है, यहाँ ग्राउंड से कोई मिसाइल लॉन्च हुई और इंडिया पाकिस्तान के यहाँ ग्राउंड पे हिट किया। ये कौन सी मिसाइल हो गई? सतह से सतह पे मार करने वाली। सतह से हवा यानी कि ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान को कोई एयरक्राफ्ट हवा में जा रहा था, इंडिया ने यहाँ से मिसाइल दागी और ये मिसाइल कौन सी होगी? सतह से हवा में। एक जो है भारतीय जहाज जो है हवा में है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से एक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर डाली, इसको बोलते हैं हवा से सतह, और एक हवा से हवा में। तो अलग अलग प्रकार की मारक क्षमता के हिसाब से मिसाइलों का जो है वर्गीकरण होता है। तो रुद्रम 2 जो मिसाइल है इसका अभी परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने। देखते हैं इसकी विशेषता मिसाइल की क्या है। सबसे पहली बात, स्वदेशी है, ठीक है, स्वदेशी है और वायु से सतह पे मिसाइल जो है वार करती है। ये भारत का जहाज है, अभी कहाँ पे है? वायु में है, हवा में है। ये जो मिसाइल है और ये पाकिस्तान का कोई एरिया है, ये पाकिस्तान का कोई एरिया है। यहाँ से इस जहाज ने हवा से मिसाइल को ड्रॉप किया, सीधा पाकिस्तान के लैंड एरिया पे हिट किया और वहां पे बड़ा नुकसान कर दिया। ये मिसाइल क्या होगी? हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल। और रुद्रम 2 जो है वो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल ही है। किसने किया है? डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने वायु से सतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए परीक्षण ने मिसाइल ने सटीकता और अभेद्यता यानी कि अपनी एक्यूरेसी को दिखाया है। सभी मिसाइलों ने लक्ष्य पे प्रहार किया है। आगे इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, दो ही बातें हैं कि रुद्रम 2 जो मिसाइल है वो हवा से सतह पे मार करने वाली है और डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने इसका परीक्षण किया है, यानी कि डीआरडीओ और एयरफोर्स ने मिलकर बनाया है। रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम भाई अब हथियार खुद ही बना रहे हैं और ये भारत की बड़ी क्षमता को दिखाता है। ये तमाम बातें जो है इस आर्टिकल में की। अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, अगली न्यूज पढ़ते हैं। स्टेम में महिलाएं। सबसे पहले तो स्टेम को समझते हैं। स्टेम का मतलब हो गया, पहले एस का मतलब हो गया साइंस, दूसरा टी का मतलब हो गया तकनीक, तीसरा ई का मतलब हो गया इंजीनियरिंग, और चौथा एम का मतलब हो गया मैथ्स। यानी कि इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि अब जो संख्या है भारत में महिलाओं की स्टेम यानी साइंस, तकनीक, मैथ और इंजीनियरिंग में, वो संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी भेदभाव काफी ज्यादा है। कुछ डेटा है जो आप याद रखेंगे। जैसे अब स्टेम में ग्रेजुएट होने वाली जो महिलाएं हैं वो 43% हो गई है भारत में। यानी कि अगर 57 पुरुष है तो 43 जो है महिलाएं ग्रेजुएट हो रही है, किसमें? साइंस में, तकनीक में, इंजीनियरिंग में और मैथ में। लेकिन जब वर्कफोर्स की बात आती है आईटी में तो ये 33% पे आ जाती है, यानी कि 2 पुरुष के अनुपात में 1 महिला ही है, यानी कि अनुपात एकदम से गिर जाता है। ये लगभग 50% के आसपास है, लेकिन यहाँ 33 हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, उच्च पदों की बात करते हैं तो 6 में से मात्र 1 महिला है। यहाँ 20% से भी नीचे आ जाता है, लगभग 17% के आसपास ये जो रेशियो है ये आ जाता है। ये और दयनीय स्थिति आता है। ये हमारे उस माइंडसेट को दिखाता है, हमारी बड़ी आईटी कंपनीज के माइंडसेट को, वैश्विक कंपनियों के माइंडसेट को दिखाता है। जब महिलाएं स्टेम सेल्स, स्टेम जो स्ट्रीम है
साइंस, तकनीक, इंजीनियरिंग और मैथ वाली, उसमें जब 43% जब ग्रेजुएट हो रही है, डिग्री ले रही है, तो उनका जो जॉब है वो कम क्यों है? और जब हायर पदों की बात जाते हैं तो वो 1/6 पे आ जाता है। जेई का प्रतिशत जो है 7 वर्षों में बढ़ा है, 16.1% थी महिलाएं, वो बढ़ के कितना हो गया? 24.9%। समअप अगर हम करें तो एक ही बात इसमें आपको याद रखनी है कि स्टेम जो सेल है, एग्जामिनर समझ जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट है। स्टेम जो स्ट्रीम है, वहां जब 43% महिलाएं ग्रेजुएट हो रही है, लेकिन जब उच्च पदों की बात की जाती है, जब आईटी सेक्टर की बात की जाती है, तो ओनली 33% महिलाएं जॉब में मिलेगी और उच्च पदों पे मात्र 1/6 हिस्सा। ये जो है भारत में जॉब में समानता की असमानता को दिखाता है, यानी कि कार्य सेक्टर पे जो समानता होनी चाहिए वो भारत में नहीं है, ये बात निकल के आती है। ये एडवांस वाला जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरह से। ठीक है, लास्ट जो आर्टिकल है वो हमने इंक्लूड किया है, वर्ल्ड बैंक ने जो है आय का वर्गीकरण किया। देखिए, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वर्ल्ड बैंक हर साल दुनिया में वर्गीकरण करता है कि अगर मान लीजिए एक्स अमाउंट से वाई अमाउंट तक अगर कोई अमाउंट है तो निम्न आय वर्ग में आएगा देश, अगर वाई से जेड तक कोई अमाउंट है तो वो मध्यम आय वर्ग में आएगा। इस तरह की 4 से 5 कैटेगरी की हुई है। देखते हैं क्या कैटेगरी अलग अलग, क्या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट एक जस्ट अवेयरनेस, और आप हल्का सा इस डेटा को देख लेंगे। अवधारणाएं सबकी अलग अलग है, लेकिन विश्व बैंक की अपनी जो जीएनआई यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम के हिसाब से, या ग्रोस नेट इनकम जो व्यक्ति की है उसके हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कैटेगरी बांटी जाती है। सबसे पहले आता है निम्न आय वाले, यानी कि एक व्यक्ति की जो ग्रोस इनकम है अगर वो 1135 रुपए डॉलर से कम है तो वो जो देश है निम्न आय वाले में आएगा। निम्न मध्यम आय यानी निम्न तो है लेकिन मध्य आय, 1136 से 4495 डॉलर प्रति व्यक्ति अगर आय है तो वो किस में आएगा? निम्न मध्यम वर्ग में, और भारत इसी श्रेणी में। देखिए, भारत की श्रेणी नीचे होने की एक वजह है सबसे बड़ी, वो है हमारी पॉपुलेशन। लगभग 1.50 करोड़ का, मतलब 150 करोड़ का हमारा देश है। इस वजह से हमारे वेल्थ होते हुए भी जब उनको सबसे डिवाइड करते हैं तो ये जो है नीचे वाली श्रेणी जो है निम्न मध्यम श्रेणी, उसमें भारत आता है। फिर उच्च मध्यम, उच्च आय इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक डेटा आपको याद रखना है कि भारत कौन सी कैटेगरी में आता है, निम्न मध्य आय वाली कैटेगरी में भारत आता है। ये डेटा भी याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज निम्न मध्य वाला डेटा भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि 2 कैटेगरी में भारत कहीं आसपास भी नहीं है और ये भारत की कैटेगरी है, राइट। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, जल संरक्षण को लेके जो शानदार काम किया है डॉक्टर नितिन वाघमोड़े ने, उनके बारे में हमने स्टडी करी। अल नीनो को समझा, उससे जुड़े हुए इंडियन ओशन डाइपोल को समझा, पुरस्कार जो है अर्थ प्राइज मिला है 2026 का वो समझा, अनक्लोज को समझा, रक्षा सेक्टर में रुद्रम 2 का जो परीक्षण हुआ है उसके बारे में हमने बात करी, स्टेम में महिलाओं की जो असमानता है भागीदारी में उसके बारे में हमने बात करी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।